हेलो नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लकी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपना जो टॉपिक है वो क्रिया 10th क्लास का टॉपिक चल रहा है और इस टॉपिक के अंतर्गत हम आज इस टॉपिक को समाप्त करेंगे और इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी आपकी क्वेरीज समस्याएँ उन सभी को आप कमेंट्स के माध्यम से हमको बता सकते हो और उनका समाधान वहाँ पर कर दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको इनको नोट्स की बताया था, जैसा कि आपको इनकी नोट्स जो है पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जो क्रिया टॉपिक है उसका पीडीएफ के माध्यम से आपको नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। यहाँ पर आज मैं क्रिया टॉपिक को ख़त्म करने के साथ साथ इसको एक बार रिवीजन करते हुए पूरे टॉपिक को आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो डायग्राम है आप इसे डायग्राम को अपनी कॉपी में बना लेंगे, क्योंकि इसी डायग्राम के आधार पर आपकी पूरी क्रियाएं क्या होती है, क्लियर हो जाती हैं। जैसा कि क्रिया टॉपिक के अंतर्गत क्रिया को हम वर्ब बोलते हैं। क्रिया कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया की जो मूल रूप होता है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, आपका धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु। क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है और इन्हीं धातु शब्दों के पीछे जब कोई प्रत्यय जुड़ता है ना के रूप में तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, क्रिया बन जाती है। क्रिया जो शब्द होते हैं इनके पीछे ज़्यादातर आपका ना लगा हुआ आता है, जैसे कि आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना इत्यादि। इस प्रकार से आपकी क्रिया शब्दों को आप पहचान सकते हो और वाक्य में आपके जो आएगा एग्जाम में तो आप वाक्य की दृष्टि से कैसे पहचानोगे कि इसमें कौन सी क्रिया है। तो उसे पहचानने के लिए आपको एग्जाम में कर्म के आधार पर क्रिया के भेद या प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद या काल के आधार पर क्रिया के भेद ये आपको स्पष्ट दिया हुआ होगा और उसी आधार पर आपको क्रिया के भेद बताने हैं। अगर क्रिया की मैं बात करूं तो हमारी जो क्रिया होती है वो क्रिया हमारी 3 प्रकार के आधार पर होती है। पहली है कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म जिसे कि ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कर्म किसी वाक्य के अंतर्गत आता है, लेकिन किसी वाक्य में कर्म ना होने से उस वाक्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात अगर कोई भी वाक्य है वो वाक्य कर्ता और क्रिया इन दो के माध्यम से ही पूरा वाक्य क्लियर हो जाता है, स्पष्ट अपना अर्थ देता है। उस वाक्य में कर्म हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ जब कोई वाक्य आएगा उस वाक्य में अगर कर्म के आधार पर हम क्रिया को देखेंगे तो कर्म के आधार पर जो हमारी क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं हमारी 2 होती हैं। पहली क्रिया जो होती है कर्म के आधार पर वो क्रिया हमारी होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। जैसा कि नाम से ही पता है, सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसमें कि कर्म होता है या कर्म आता है, ऐसे वाक्यों में वो वाक्य हमारे सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं और जिन वाक्यों में कर्म नहीं आता है वो वाक्य हमारे अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब आप ऐसे कैसे पहचानोगे कि यह वाक्य सकर्मक क्रिया के अंतर्गत है या अकर्मक क्रिया के अंतर्गत है? इसे पहचानने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो क्रिया होती है उस क्रिया से क्या, किसको और किसे, इन तीनों का प्रश्न किया जाता है। अगर क्रिया से क्या का प्रश्न करेंगे, किसको का करेंगे या किसे का करेंगे और अगर हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है तो उस वाक्य में हमेशा क्या होता है, कर्म होता है। और कर्म होने की स्थिति में उसमें 2 ही कर्म हो सकते हैं, या तो एक कर्म हो सकता है या फिर 2 कर्म हो सकता है। अगर किसी वाक्य में एक कर्म है तो वो वाक्य हमारे एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है और अगर किसी वाक्य में 2 कर्म होते हैं तो वो हमेशा हमारा 2 कर्मक क्रिया के अंतर्गत
आता है। अगर एक कर्म आया है तो उसका उत्तर क्या से या किसको, इनमें से किसी एक से निकलेगा। और अगर द्विकर्मक क्रिया है दोनों का अर्थ आएगा तो क्या और किसको, इन दोनों से संबंधित उसमें अर्थ आएगा। इस प्रकार से आपकी कर्म के आधार पर क्रिया खत्म हो जाती है, जिन्हें मैं करा चुका हूँ। अगली है प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर जो क्रिया के भेद आपको कराए हैं, मैंने वो 8 प्रकार के कराए हैं, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उनको समझा दिया गया है। फिर भी मैं एक बार इनको रिवीजन करते हुए फिर हम काल के आधार पर जो हमारा अगला टॉपिक है, लास्ट अंतिम काल के आधार पर क्रिया के भेद, उसे हम पढ़ेंगे। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं, तो प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद के अंतर्गत पहली जो क्रिया है हमारी वो है पूर्वकालिक क्रिया। एग्जामिनर देगा कि प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया पहचाननी है आपको। जब पूर्वकालिक क्रिया, ऐसे वाक्य जिनमें कि एक क्रिया पहले होती है और दूसरी क्रिया बाद में होती है, तो पहले घटित होने वाली जो क्रिया होती है वो क्रिया हमारी पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आती है। अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो जैसे कि राधा घर आकर सो गई, राधा घर आकर सो गई, राधा घर आकर सो गई। तो यहाँ पर घर आकर, घर आकर, आकर माने आना, तो पहली जो क्रिया घटित हुई है वो किसकी हुई है? आने की। अर्थात जो पहले जो क्रिया घटित होती है वो क्रिया हमारी पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आती है। दूसरी क्रिया है जो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है कि प्रेरणार्थक, प्रेरणा देना। ऐसे वाक्य जिनमें कि संज्ञा के द्वारा अर्थात कर्ता के द्वारा किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है या किसी दूसरे से कार्य कराया जाता है, वो क्रिया हमारी प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आ जाती है। तीसरी क्रिया जो है आपकी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कि 2 क्रियाएं आती हैं, लेकिन दोनों क्रियाएं जो होती हैं वो दोनों क्रियाएं एक ही अर्थ में उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे चलना फिरना, दौड़ना भागना इत्यादि। अर्थात दोनों जो क्रियाएं आती हैं वो दोनों क्रियाएं एक ही अर्थ में प्रयोग की जाती हैं, वो क्रिया हमारी संयुक्त क्रिया कहलाती है। इसके बाद में आपकी जो अगली क्रिया है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया वह क्रिया होती है जिन वाक्यों में कर्म और क्रिया ये दोनों एक ही धातु से बने हुए होते हैं। अर्थात जिस वाक्य में कर्म तो होगा ही, लेकिन कर्म होने के साथ साथ में कि कर्म और क्रिया ये दोनों एक ही धातु से बने हुए होते हैं, वो क्रिया हमारी कौन सी क्रिया? सजातीय क्रिया के अंतर्गत आ जाती है। अगली है सहायक क्रिया, जिसे कि हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। सहायक क्रिया वह क्रिया होती है जो कि मूल जो क्रिया होती है वाक्य के अंतर्गत, उस मूल क्रिया को पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली जो क्रिया होती है वह क्रिया हमारी सहायक क्रिया के अंतर्गत आती है। अर्थात कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में मूल क्रिया आना जाना सोना खाना पीना, ये जितनी भी आपकी मूल क्रियाएं हैं, अर्थात कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जा रही है, उस किए गई क्रिया जो होती है उसको जो पूर्ण रूप प्रदान करने वाली होती है, उसकी सहायता करने वाली जो क्रिया होती है, वह क्रिया आपकी सहायक क्रिया के अंतर्गत आती है। सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया वह क्रिया होती है जब वाक्य में एक ही क्रिया आती है तो वह एक क्रिया आपके सामान्य क्रिया के अंतर्गत आती है। कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया का मैं बता चुका हूं, जिन क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत्य कहलाते हैं। अर्थात कृत्य प्रत्ययों के योग से बनने वाली जो क्रियाएं होती है वो कृदंत क्रिया के अंतर्गत आती हैं। अर्थात क्रिया शब्दों में अंत में प्रत्यय योग से बनी हुई जो शब्द होते हैं वो शब्द आपके कृदंत क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जैसे नाम अर्थात संज्ञा, ऐसी क्रियाएं जो कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इन तीनों से मिलकर के बनती हैं, वो क्रियाएं आपकी नाम धातु क्रिया से आती है। जैसे गर्म का गरमाना, उठ का उठाना, ऐसे जो मैंने कल आपको अपना का अपनाना, ये जो तुम्हारे वाक्य कराए थे वो आपके वाक्य सभी नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से आपकी कर्म के आधार पर क्रियाएं और संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रियाएं आपकी समाप्त हो जाती हैं। अगली जो क्रिया है आपकी वह क्रिया है आपकी काल के आधार पर क्रिया।
काल के आधार पर जो क्रिया है उसका यहाँ पर हम सामान्य रूप से ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना नहीं रहती है। और हमारे 10th क्लास के टॉपिक में एक कारक, काल और वाच्य, ये 3 नंबर का टॉपिक दिया हुआ है। इस टॉपिक के अंतर्गत काल टॉपिक को हम वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। हम यहाँ पर जो काल टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं वो काल टॉपिक का अध्ययन क्रियाओं के आधार पर ही करेंगे, लेकिन इनकी जो प्रकार हैं जैसे हेतुमत काल, संभाव्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, ऐसे जो काल के जो प्रकार हैं उन काल के प्रकारों का अध्ययन हम वहाँ पर करेंगे। अगर काल के आधार पर क्रियाओं को देखा जाए तो आप जानते हो कि काल के आधार पर जिस काल में अगर क्रिया संपन्न होती है, अर्थात कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो क्रिया जिस काल में संपन्न हो रही है, तो उसी काल से संबंधित जो क्रिया होती है वह आपकी काल के आधार पर क्रियाओं में विभाजित कर दी जाती है। अर्थात काल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला भूतकालिक, वर्तमान काल और भविष्य काल। भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल, हमारे 3 प्रकार के जो ये काल होते हैं जिन्हें टेंस कहते हैं। इन 3 प्रकार के कालों के अंतर्गत जब क्रिया घटित हो रही है उस क्रिया को ही हमारा क्या कहा जाता है, वर्तमान कालिक, भविष्यकालिक और भूतकालिक के अंतर्गत आ जाती है। अगर हम इनकी परिभाषा के अंतर्गत देखें तो भूतकालिक क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में संपन्न होना कार्य का दर्शाया जाता है। अर्थात क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का पता चलता है। बीता हुआ समय अर्थात वह समय जो कि व्यतीत हो चुका है, उस बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का अगर हमें पता लगता है तो वह क्रिया हमारी भूतकाल क्रिया के अंतर्गत आती है। अर्थात कोई भी कार्य है कर्ता के द्वारा किया गया, वह कार्य क्या हो चुका है, किया जा चुका है, बीते हुए समय में किया जा चुका है, वह क्रिया हमारी भूतकालिक क्रिया के अंतर्गत आती है। दूसरी है आपकी वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कि वर्तमान समय में कार्य के होने का या समाप्त होने का या संपन्न होने का पता चलता है, वह क्रिया आपकी वर्तमान कालिक क्रिया के अंतर्गत आती है। और भविष्यकालिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कि आगे आने वाले समय का पता चलता है, वह क्रिया आपकी कौन सी क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया के अंतर्गत आती है। अर्थात बीते हुए समय में कार्य का होना, घटित होना या बीते हुए समय में जिस क्रिया होती है वो भूतकालिक क्रिया के अंतर्गत आती है। वर्तमान समय में जो क्रिया होती है वो वर्तमान कालिक क्रिया के अंतर्गत आती है। और भविष्यकालिक जो क्रिया होती है वो आगे आने वाले समय में जो क्रिया घटित होती है वह आपकी भविष्यकालिक क्रिया के अंतर्गत आती है। इन्हें पहचानना बहुत आसान होता है, इसलिए इन्हें विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से देखा जाए। वह विदेश चला गया, गागी गे, अर्थात भूतकालिक क्रिया, अर्थात वह विदेश चला गया, उसने जो विदेश जाने का कार्य है वो कर चुका है, इसलिए यह कार्य जो हुआ है वो बीते समय में हुआ है। इससे हम पहचान लेंगे कौन सी क्रिया है, ये भूतकालिक क्रिया है। उसने बहुत सुंदर गीत गाया, अतः वो गीत गाकर पूरा कर चुका है, इसलिए किसके अंतर्गत आएगा, ये भूतकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। वर्तमान कालिक क्रिया को अगर देखा जाए तो गीता हॉकी खेल रही है, अर्थात वर्तमान समय में गीता हॉकी खेलने का कार्य कर रही है, इसलिए वर्तमान क्रिया के अंतर्गत आएगा। विमल पुस्तक पढ़ रहा है, अर्थात अगर किसी वाक्य में जो सहायक क्रिया होती है उस सहायक क्रिया के माध्यम से भी, मैंने यहाँ करा चुका हूँ सहायक क्रिया के माध्यम से भी आप वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक क्रिया का पता लगा सकते हैं। अर्थात गा गी गे अगर ये आ जाएं आपके तो कौन सा वो हो जाएगा, इसमें भविष्यकालिक क्रिया हो जाएगी। और हैं हूँ हैं आ जाएगा तो वर्तमान कालिक क्रिया हो जाएगी। और भूतकालिक क्रिया के अंतर्गत था थी थे, ये जो वाक्य सहायक क्रिया आती है वो आपकी भूतकालिक क्रिया के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से आपकी ये क्रिया जो है पूरी हो जाती है। एक बार इस क्रिया को दोबारा से देखें, रिवीजन करें। इस प्रकार से आपके काल के आधार पर जो क्रियाएं हैं वो 3 प्रकार की हैं, वर्तमान कालिक, भविष्यकालिक और भूतकालिक। इनको एक बार देख लें कि एग्जाम की दृष्टि से अगर पूछा जाएगा तो आपको काल के आधार पर क्रियाओं को नहीं पूछा जाएगा। अगर सामान्य रूप से पूछ भी लिया जाए तो आप देखें कि इन जो क्रियाओं होती हैं इन क्रियाओं को सहायक क्रिया के माध्यम से पहचान सकते हैं। भूतकालिक क्रिया जैसे कि पता है भूतकालिक, अच्छा जैसे कार्य जो क्रिया है वो संपन्न हो चुकी है, बीते हुए समय में अगर कोई क्रिया संपन्न हो चुकी है तो वो क्रिया आपकी भूतकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगी।
वर्तमान कालिक क्रिया के अंतर्गत का मतलब है कि वर्तमान समय में जो कार्य है वो संपन्न हो रहा है, चल रहा है, वह क्रिया आपके वर्तमान कालिक क्रिया के अंतर्गत आती है। और भविष्यत कालिक क्रिया के अंतर्गत आने वाले समय में कार्य के होने या करने का पता चलता है, वह क्रिया आपकी भविष्यत कालिक क्रिया के अंतर्गत आती है। इनको पहचानने के लिए आप कोई भी वाक्य, उस वाक्य में सहायक क्रिया के रूप में अगर ये आपको शब्द दिखाई दें, अर्थात ये सहायक क्रिया आपको दिखाई दे, तो इनसे आप पहचान सकते हो कि कौन सी क्रिया किसके अंतर्गत आती है। बड़ा, बड़ी, बड़े, ए, था, थी, थे, अगर ये आपको सहायक क्रिया के रूप में दिखाई दें तो आप पहचान सकते हो कि कौन सी क्रिया है, वह भूतकालिक क्रिया है। अगर हैं, हूँ, हैं, अगर ये आपके सहायक क्रिया के रूप में आ जाएं तो आप इससे पहचान सकते हो कि कौन सी क्रिया है, वो वर्तमान कालिक क्रिया है। और अगर गागी, गे, अगर ये आ जाए तो आप इससे पहचान सकते हो कि यह कौन सी क्रिया है, भविष्यकालिक क्रिया है। इस प्रकार से आपकी जो क्रिया संबंधित पूरा टॉपिक है वो पूरा की पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। आपको इनके जो क्रिया संबंधी जो टॉपिक है, प्रथम टॉपिक, इसके नोट्स आपको PDF के माध्यम से उपलब्ध करा दिए जाएंगे टेलीग्राम पर। और अगर तब भी आपको कोई उदाहरणों को लेकर कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप विभिन्न प्रकार के उदाहरण पूछ सकते हो। और इसके बाद में आपका जो अगला टॉपिक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, वो है आपका समास। इस टॉपिक को हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यह जो टॉपिक है समास, ये कंपटीशन लेवल का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। कंपटीशन में सबसे ज़्यादा सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को हम यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में 2 नंबर का दिया हुआ है, समास। इस प्रकार से प्रथम टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है। कल की क्लास से हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।